नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता अवस्थी, सहायक प्राध्यापक नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर। मैं आज बीएड के विद्यार्थियों हेतु पाठ्योजना से जुड़ी कुछ बातें एवं जीव विज्ञान विषय की पाठ्योजना के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सभी ध्यान दें। पाठ्योजना बनाते समय विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि पाठ्योजना का निर्माण कैसे करें। इसके लिए कुछ आवश्यक रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर कालखंड की अवधि पर आधारित तथा बच्चों की कक्षा के स्तर एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर चयनित की जाती है। इसके पश्चात पाठ्योजना निर्माण के लिए प्रश्नों को बनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्योजना में प्रश्नों के प्रकार। पाठ्योजना में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न। ये प्रश्न नए पढ़ाए जाने वाले पाठ के प्रति बच्चों में जिज्ञासा, कौतूहल एवं तत्परता के उद्देश्य से पूछे जाते हैं एवं विद्यार्थियों के ध्यान केंद्रण में सहायक होते हैं। ये सभी प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित नए ज्ञान से संबंधित होते हैं। ये संबद्धता के नियम लॉ ऑफ एसोसिएशन पर आधारित होते हैं। ये प्रश्न सरल, स्पष्ट, जीवन से संबंधित उदाहरणों पर आधारित होते हैं। प्रश्नों के प्रकार में दूसरा प्रकार है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। पाठ का विकास करने वाले प्रश्न को विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। इनका उपयोग पाठ को पढ़ाने या समझाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित जानकारी पर आधारित विषय वस्तु एवं जीवन से संबंधित उदाहरणों से संबंधित होते हैं, जिससे बालक विषय वस्तु को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सके। इस प्रकार विकासात्मक प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कार्य में सजीवता लाना होता है। प्रश्नों का अगला प्रकार है बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जो पाठ की समझ की दृष्टि से पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो प्रस्तुतिकरण किया गया है उसमें बालकों को कितना समझ में आया है। शिक्षक द्वारा पाठ को भली भांति समझाने के बाद यह जानना कि विद्यार्थी पाठ को कितना समझ पाए हैं, इस हेतु ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ाया गया ज्ञान विद्यार्थियों को कितना समझ आया है, उसके संक्षिप्त रूप को श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। इसके बाद प्रायोगिक कार्य से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। साथ ही पुनरावृत्ति के प्रश्नों को भी पाठ्योजना में पूछा जाता है, जिसके माध्यम से यह समझ में आता है कि कक्षा में विद्यार्थी आपके पढ़ाए गए ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं या नहीं। इसके पश्चात है अगली महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना। इस कार्य के लिए प्रश्न को पूछने से पहले ही ये निर्देश दिया जाए कि सभी उत्तर देने हेतु हाथ उठाएं। कोई भी सामूहिक उत्तर ना दे। सभी से प्रश्न पूछे जाएं, किसी एक बालक से नहीं। सही उत्तर देने पर प्रशंसा भी की जाए, जिससे विद्यार्थी उत्तर देने हेतु तत्पर रहें, विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हो सके। यदि किसी विद्यार्थी ने गलत उत्तर दे दिया है तो उन्हें सही उत्तर विद्यार्थियों के माध्यम से ही दिलवाए जाएं। इस प्रकार से विद्यार्थियों की संकोचशीलता को कम करने के लिए कम उत्तर देने वाले छात्रों से भी प्रश्नों को पूछा जाए, जिससे उन्हें समान अवसर मिले और उनकी अभिव्यक्ति भी हो सके। सभी प्रश्नों का मूल उद्देश्य अभिप्रेरित करना होता है। हर प्रश्न से, प्रत्येक प्रश्न से विद्यार्थी मोटिवेट होता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए वह तत्पर हो जाता है। इसके बाद हम जीव विज्ञान विषय हेतु पाठ योजना बनाते हैं। इसके लिए सभी पहले पेज पर सामान्य जानकारी लिखें। दर्शाए गए फॉर्मेट के अनुसार सभी पेज पर पाठ योजना क्रमांक लिखें। इसके पश्चात विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय,
प्रकरण, कक्षा, वर्ग, कालखंड, अवधि, औसत आयु को लिखें। इसके पश्चात पाठ योजना का अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसा कि बताया जा चुका है विषय से संबंधित होते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान विषय है तो जीव विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन अपेक्षित है, या जीव विज्ञान विषय के अध्ययन से बालकों में किस प्रकार का विकास किया जाना है। ये सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति जिज्ञासा एवं रुचि का विकास करना। विद्यार्थियों की जीव विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में चित्रकला कौशल का विकास करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में अर्जित ज्ञान को जीवन में उपयोग करने की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस प्रकार से ये हमारे सामान्य उद्देश्य हुए। नेक्स्ट हमारा बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। आज का हमारा विशिष्ट उद्देश्य है जिसको कि हम इसी प्रकार से लिखेंगे। आज हम मानव कान की संरचना एवं क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अगला बिंदु है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री ये हमारे शिक्षण कार्य को सपोर्ट प्रदान करती हैं जिससे विद्यार्थी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञानार्जन करते हैं। हम सभी को पता है कि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं जिसके माध्यम से सभी लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। इसका एक निश्चित क्रम होता है जो कि इस प्रकार है। आज के टॉपिक के अनुसार पहला पॉइंट है कान की संरचना एवं क्रिया से संबंधित नामांकित चित्र, चार्ट या मॉडल ले जाएंगे। सेकंड है रोलर बोर्ड पर कक्षा कार्य एवं गृह कार्य लिख कर ले जाएंगे। थर्ड है रंगीन चौक। फोर्थ है पॉइंटर या संकेतक। इसके पश्चात अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। आज के शीर्षक या प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों को क्या पूर्व ज्ञान है उसको लिखा जाता है जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है विद्यार्थियों को मानव शरीर के अंगों के विषय में सामान्य जानकारी है। सेकंड है विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों के विषय में सामान्य जानकारी है। थर्ड है विद्यार्थियों को कान की संरचना एवं कार्य की सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। दर्शाए गए फॉर्मेट के अनुसार हम प्रस्तावना के प्रश्न और संभावित उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारे शरीर के वे अंग जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उत्तर है हमारे शरीर में बाह्य उद्दीपन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। सेकंड प्रश्न है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने हेतु हम किसी भी प्रकार के चार्ट का, मॉडल का या वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करके भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस प्रकार इस टॉपिक के अनुसार शिक्षक द्वारा रेडियो की आवाज सुनाते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। रेडियो सुनाई देगा और प्रश्न पूछेगी शिक्षिका। प्रश्न है रेडियो से क्या सुनाई दे रही है। आंसर है रेडियो से आवाज सुनाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज का ज्ञान हमें किस ज्ञानेंद्री से हुआ। आंसर है आवाज का ज्ञान हमें कान के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की संरचना के बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे और छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। यह प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न के रूप में सामने आएगा और इस प्रश्न के अंतर्गत शिक्षक कथन किया जाएगा। कान की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का वर्णन आज किया जाएगा। इसके बाद मुख्य बिंदु है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन को कक्षा में घोषणा के रूप में कहा जाता है।
आज हम कान की संरचना एवं क्रियाविधि के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात पाठ योजना का अगला मुख्य बिंदु है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यवहारगत उद्देश्य, ये टॉपिक से संबंधित विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन को दर्शाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है विद्यार्थियों में पहचान एवं प्रत्यास्मरण का विकास होगा। सेकंड है विद्यार्थियों में स्पष्टीकरण एवं व्याख्या कौशल का विकास होगा। थर्ड है विद्यार्थियों की तर्क चिंतन शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट बिंदु है प्रस्तुतिकरण का विषय वस्तु का संगठन। विषय वस्तु को 2 अनुवितियों या इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम अनुविति या इकाई है कान की संरचना। द्वितीय अनुविति या इकाई है कान की क्रियाविधि। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा प्रस्तुतिकरण का अवलंबित शिक्षण विधियां। शिक्षण कार्य में प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि का अवलंबन किया जाएगा। अब हम प्रस्तुतिकरण के बाद पाठ योजना निर्माण करने हेतु अपने कॉपी के पेज को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये 4 भाग दर्शाए गए फॉर्मेट के अनुसार ही करना है। पहले खंड में शिक्षण बिंदु, सेकंड में व्यवहारगत उद्देश्य, थर्ड खंड में शिक्षण विधि या क्रिया, फोर्थ में है श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं और उसके बाद हम उसकी इकाई का शीर्षक लिखते हैं, जैसे कि कान की संरचना एवं क्रियाविधि। इकाई फर्स्ट कान की संरचना। इसके पश्चात हम शिक्षण विधि वाले खंड में जाते हैं। शिक्षण विधि के खंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें शिक्षक सबसे पहले प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, चार्ट का, मॉडल का या रियल ऑब्जेक्ट का, या फिर उसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया है शरीर की कौन सी ज्ञानेंद्रिय ध्वनि को ग्रहण करती है। तो आंसर आता है, छात्र क्रिया में लिखते हैं कान के माध्यम से ध्वनि को ग्रहण किया जाता है। श्यामपट्ट कार्य में भी हम शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक के साथ ही हम इकाई का नाम लिखते हैं और एक छोटा सा चार्ट इसमें चिपकाते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे शीर्षक या टॉपिक से व्यवहारगत उद्देश्य में हम क्या लिखें। इसके बाद हम लिखेंगे प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका चार्ट का प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछेगी। सभी ध्यान दें, शिक्षण क्रिया में आवश्यकता पड़ने पर पहले प्रश्न से आरंभ करके फिर डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया जा सकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन के आधार पर ही हमारे पाठ का विकास होता है और प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है चार्ट में क्या दर्शाया गया है। आंसर में है चार्ट में कान की संरचना का चित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक प्रश्न है कान कितने भागों में बटा है। कान 3 भागों में बटा हुआ है। तीनों भागों का नाम क्या है। तीनों भागों का नाम है बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। इसको भी हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे। इसके पश्चात शिक्षिका अपने कान की तरफ इशारा करके शिक्षक या शिक्षिका प्रश्न करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कान का यह भाग जो बाहर निकला रहता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर आएगा कान का यह भाग जो बाहर निकला हुआ है उसे हम कर्ण पिन्ना कहते हैं। इसको भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण पिन्ना का क्या कार्य है। छात्र इस प्रश्न में निरुत्तर हो जाएंगे और ये सभी प्रश्न वो अवलोकन के आधार पर उत्तर देंगे, साथ ही साथ पुनः पहचान करके भी उत्तर दे सकते हैं। अर्थात व्यवहारगत परिवर्तन या व्यवहारगत उद्देश्य के अंतर्गत
आपको ये बातें लिखना है। इसके बाद शिक्षक कथन किया जाएगा। शिक्षक कथन के अंतर्गत जिस प्रश्न में छात्र निरुत्तर हुए हैं उसका उत्तर शिक्षक कथन के रूप में किया जाता है। कर्ण पिन्ना ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद प्रदर्शन के आधार पर लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे और इकाइयों का विकास किया जाएगा। जब शिक्षक कथन किया जाता है तब छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इससे वह व्याख्या करना सीखते हैं। इसके बाद जैसे ही यूनिट 1 खत्म होती है तो हम बोध प्रश्न पूछते हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है, बाह्य कर्ण व मध्य कर्ण को जोड़ने वाली नलिका का नाम क्या है? सेकंड है, कर्णपटह किसको जोड़ता है? थर्ड है, मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? इन प्रश्नों के उत्तर को विद्यार्थी चूंकि पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो वह आत्मविश्वास के साथ उत्तर देंगे। जैसे ही बोध प्रश्न समाप्त होते हैं इसके पश्चात हमारी सेकंड यूनिट या इकाई प्रारंभ होती है जिसको कि निश्चित। इसके बाद सेकंड यूनिट के बोध प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। श्रवण तंत्रिका क्या कार्य करती है? सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी संवेदनाओं का विश्लेषण कहाँ होता है? थर्ड है, कर्णनाल में तरंगें कहाँ टकराती हैं? ये सभी प्रश्न सेकंड यूनिट में पढ़ाई गई विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर के आधार पर पूछे जाते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं जो दोनों यूनिट से संबंधित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी प्रश्न बोध प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं उनका रिपीट इसमें नहीं होता है। इसमें नए प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट है, मध्य कर्ण की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सेकंड है, कान में शंख नुमा संरचना को क्या कहते हैं? थर्ड है, ध्वनि तरंगें कर्ण के किस भाग में प्रवेश करती हैं? फोर्थ है, अंतःकर्ण से कंपन कहाँ पहुँचता है? फिफ्थ है, सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए। इस प्रकार से प्रश्नों को पुनरावृत्ति में पूछा जाता है जिससे बच्चे बताई गई विषय वस्तु जो समझाई गई है दोनों यूनिट में उसके आधार पर आंसर देते हैं। और इसके बाद होता है प्रयोग कार्य जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कक्षा कार्य और गृह कार्य। कक्षा कार्य के अंतर्गत खाली स्थान भरो, सही गलत, सही जोड़ी बनाओ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आदि सभी पूछे जाते हैं जिन्हें कक्षा में बच्चों की सहायता से ही करवाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुछ प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। उसमें फर्स्ट है, ध्वनि ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिय होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है आंख, बी कान, सी है नाक और डी है जीभ। तो आंसर है कान। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में अस्थियां पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर है 3। इसी प्रकार से आप आगे के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए जिसमें कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर हो, कोई दूसरा आंसर ना हो। इसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य ऐसा दिया जाता है जिससे कि विद्यार्थी अपनी समझ का प्रयोग उसमें कर सकें और गृह कार्य को घर से करके लाएं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, कान की संरचना का चित्र बनाकर लाना है। इसके बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं, प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार हमने पाठ्य योजना में देखा कि पाठ्य योजना बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन मुख्य बिंदु के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। पाठ्य योजना का निर्माण करने के साथ साथ हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं यह भी हमने देखा। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।